हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का 4th चैप्टर का सेकंड क्लास लेकर के आया हूँ। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ सगर्भता का चिकित्सीय समापन, दूसरा उल्लंघन जिसको एमिनियोसिंथेसिस कहते हैं, तीसरा यौन संचारित रोग और चौथा बंध्यता। मैं आज इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करूंगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को जनसंख्या रोकने के उपाय, संतति नियंत्रण के उपाय और गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों के बारे में बता रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज का क्लास जो है मैं शुरू करूंगा सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है। तो चलिए फटाफट बताते हैं कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन होता क्या है। तो देखिए, हम लोग थोड़ी सी इस चीज को ध्यान देंगे। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। शॉर्टकट में इसको एमटीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमटीपी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है एमटीपी क्या है, तो एमटीपी क्या जाता है। अब ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो देखिए, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, यानी गर्भावस्था, मनुष्य में गर्भावस्था पूर्ण होने का समय क्या होता है? 9 माह का होता है। तो उसके पहले गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया एमटीपी कहलाती है। एमटीपी का मतलब सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहलाता है। ठीक है, यानी गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया जो होती है सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहलाती है। ये वैसे दंपति जो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते, परंतु उन्हें बाद में पता चलता है कि गर्भ ठहर चुका है, तो वे एमटीपी के प्रक्रिया को क्या करते हैं? अपनाते हैं। ये उन दंपतियों के लिए जो अपने बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उनका गर्भ जो है ठहर चुका है, तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एमटीपी करने के बहुत सारी विधियां हैं। आप इसके देखिएगा तो 8 से 10 विधियां मौजूद है, लेकिन मैं आप लोगों को 2 विधियों के बारे में बताऊंगा जो प्रमुख है एमटीपी के लिए। तो एमटीपी कराने के लिए 2 विधियां मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जो हम लोग के समाज में, हम लोग के देश में ज्यादा देखने को मिलती है। एक जो होता है मेडिकल एबॉर्शन। देखिए, एबॉर्शन कहिए या एमटीपी कहिए, सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहिए या गर्भपात कहिए, बात एक ही है। तो एक होता है एमटीपी कराने की विधि मेडिकल एबॉर्शन, और दूसरी जो होती है सर्जिकल एबॉर्शन। अब हम लोग को यह समझना होगा कि मेडिकल एबॉर्शन में क्या होता है और सर्जिकल एबॉर्शन में क्या होता है। ठीक है, तो मेडिकल एबॉर्शन का मतलब क्या होता है? मेडिकल का मतलब क्या होता है? दवा, मेडिसिन। तो इसके अंतर्गत भ्रूण के विकास को हम लोग क्या करते हैं? गर्भपात में क्या करते हैं? भ्रूण को हम लोग नष्ट करते हैं। नष्ट करने के यानी उसको मार देते हैं, एक तरह से ये कहिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, यानी मेडिकल एबॉर्शन के अंतर्गत हम भ्रूण के विकास को रोकने के लिए निर्धारित मेडिसिन का उपयोग करते हैं, निर्धारित दवा का उपयोग करते हैं। इसके लिए मिफेप्रिस्टोन तथा मेथोट्रेक्सेट, ये 2 दवा है, इसके मिला करके गोलियां लेने की सलाह दी जाती है। ये दवा से क्या होता है? तो ये दवा लेने से क्या होता है? गर्भाशय में संकुचन पैदा होता है, और संकुचन के फलस्वरूप जो होता है गर्भ बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ध्यान देंगे मेडिकल एबॉर्शन क्या है। तो मेडिकल एबॉर्शन होता है कि भ्रूण के, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? भ्रूण के विकास को रोकने के लिए निर्धारित दवा का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर इसके लिए 2 दवा फेमस है, मिफेप्रिस्टोन तथा मेथोट्रेक्सेट। ये 2 दवा युक्त अगर गोलियां अगर किसी को दे दी जाए तो उसके गर्भाशय में संकुचन पैदा होता है, जिससे क्या होता है? गर्भ बाहर निकल जाता है। दूसरी जो विधि है वो है सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल, ये जो एबॉर्शन है, मेडिकल एबॉर्शन की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि ये कब तक कर सकते हैं। तो याद रहे, मेडिकल एबॉर्शन उन स्त्रियों में होता है जिनका गर्भ 9 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 9 सप्ताह से अधिक होगा, यानी गर्भवती स्त्री 9 सप्ताह से अधिक होगी, तो उसमें मेडिकल एबॉर्शन की क्रिया नहीं हो सकती। अगर होगी तो ज्यादा जोखिम भरी होगी। दूसरी, कि कहां पे मेडिकल एबॉर्शन नहीं किया जा सकता, मैं उसकी बात बता रहा हूं। मेडिकल एबॉर्शन उसके लिए नहीं होगा जिसकी गर्भ क्या होगी 9 सप्ताह से ज्यादा होगी। दूसरी चीज ये होगी कि पहले से अगर कोई स्त्री के शरीर में कोई आईयूडी लगा हुआ है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, जैसे आपका कॉपर 7 मल्टीनोट 375, ऐसे कोई आईयूडी पहले से लगे हुए हैं,
तो उसमें यह प्रक्रिया जोखिम भरी होगी। तो इसलिए जो है कि अगर पहले से वो महिला कोई दवा ले रही हो जिससे इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसके लेने से अगर प्रभाव पड़ सकता है, तो वैसे व्यक्ति को ये दवा नहीं दी जाती, उसको मेडिकल एबॉर्शन नहीं कराया जाता है। चौथी है कि कुछ महिलाओं में जो होती है क्लॉटिंग की समस्या रहती है, ब्लीडिंग की समस्या होती है, तो उनको ये दवा नहीं दे सकते, उसको मेडिकल एबॉर्शन नहीं कर सकते। अब आइए हम आपको बताते हैं सर्जिकल एबॉर्शन। सर्जिकल एबॉर्शन क्या है, इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आता हो कि उपकरण के उपयोग करके हम गर्भ को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी सर्जिकल एबॉर्शन क्या होता है, इसके अंतर्गत हम उपकरण का उपयोग करके हम गर्भ को क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं। इसके लिए क्या होता है, अलग अलग समय पर, यानी ये पता किया जाता है सबसे पहले कि गर्भ जो है कितने दिन का है, कितने वीक का है, उसके अनुसार अलग अलग उपकरण मार्केट में मौजूद है, उसका उपयोग करके इसको समाप्त किया जाता है। आमतौर पर 16 सप्ताह तक, 16 सप्ताह का मतलब अमूमन हम कह सकते हैं 4 माह, 16 सप्ताह तक के गर्भ को वैक्यूम एस्पिरेशन द्वारा गर्भपात किया जाता है। ये वैक्यूम एस्पिरेशन एक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग गर्भपात करते हैं, और साथ ही इसमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, उसकी गिरिवा को फैला दिया जाता है और उसके अंदर ये उपकरण लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण ये वैक्यूम प्रेशर के द्वारा गर्भ जो होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी तक बताया कि एमटीपी करने की 2 विधियां, एक जो है मेडिकल एबॉर्शन और दूसरी है सर्जिकल एबॉर्शन। इसके अलावा और सारी भी विधियां हैं जिसमें मुख्य रूप से एबॉर्शन की क्रिया कराई जाती है। मैं आप लोगों को कुछ विधियों के बारे में बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। एक होता है बाबू हर्बल एबॉर्शन, ध्यान देंगे इस चीज को। अगर आपसे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि एमटीपी क्या है, तो एमटीपी आप क्या कह सकते हैं कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ के समाप्त करने की प्रक्रिया को एमटीपी कहते हैं। ये वैसे दंपति जो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते परंतु बाद में गर्भ ठहरने की बात पता चलती है, ये तो वे एमटीपी प्रक्रिया को अपनाते हैं। एमटीपी प्रक्रिया की मुख्य विधियां कितनी है, तो 2, एक है मेडिकल एबॉर्शन और दूसरी है सर्जिकल एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और सर्जिकल, यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में बहुत कम लिखने को होता है, इतना विस्तार से आप लोग को सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो हम तीसरी विधियां बता रहे हैं, हर्बल एबॉर्शन क्या होता है, ध्यान देंगे इस चीज को। ये देखिए, हर्बल जो एबॉर्शन है इसमें कुछ महिलाएं जो होती हैं गर्भ को गिराने के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती हैं। यानी हर्बल एबॉर्शन में जड़ी बूटी के माध्यम से गर्भ को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ऐसे ये आमतौर पर ये सुरक्षित नहीं होता क्योंकि उसके बहुत सारे रिएक्शन भी है, तो ये सुरक्षित नहीं माना जाता। लेकिन एक विधियां हैं, ये भी एक विधि है जिसमें जड़ी बूटी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन क्रिया करते हैं। और ये जो जड़ी बूटी है उसका नाम है यारो, इसका नाम है यारो। यारो जो है ये वैज्ञानिक नाम है एकिलिया मिलफेलियम, याद रखेंगे। यारो इसका नाम है एकिलिया मिलफोलियम। जैसी एक जड़ी बूटी होती है, इसको एक निश्चित मात्रा में लेने से क्या होता है कि गर्भ क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी एक विधि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एबॉर्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल एबॉर्शन। ये सब आप लोग को आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं केमिकल एबॉर्शन में होता क्या है। तो देखिए, इस तरीके में गर्भाशय की दीवार से इसको क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है। जो एक केमिकल जो होता है वह गर्भाशय की दीवार पर क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है, जिसके द्वारा जो होता है गर्भ धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। ये है केमिकल एबॉर्शन। इसके अलावा आपका हार्मोनल एबॉर्शन भी आता है। एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइन वाटर विधि। ये देखिए, ये सलाइन वाटर विधि है जो हम लोग यहाँ कहीं पे ये ज्यादा देखने को मिलती है। इस तरीके में क्या होता है, डिहाइड्रेशन के लिए गर्भाशय में यानी डिहाइड्रेशन कराया जाता है। उसके गर्भाशय में जो होता है खारे पानी को
खारे पानी और मीठे पानी तो आपको समझ में आता है। खारे पानी को उनके शरीर में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, और खारा पानी क्या करता है, भ्रूण को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो इसको बोलते हैं सलाइन वाटर विधि। याद रखेंगे सलाइन वाटर विधि में क्या होता है कि गर्भाशय में डिहाइड्रेशन कराया जाता है, इसके लिए इंजेक्ट करके खड़े पानी को गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, और खड़े पानी क्या करते हैं, भ्रूण को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा भी एक विधि है जो 1 महीने के अंदर, यानी 1 महीने बाद अगर गर्भ गिराने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो हम लोग आमतौर पर देखते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसमें खतरे के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे पहली विधि है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप पपीता देखे होंगे। पपीता सबसे, इसको बहुत गुणकारी फल माना जाता है, लेकिन उतना ही पपीता जो है ये गर्भवती महिला के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसमें जो होता है 2 भरपूर हार्मोन जो होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन बहुत ज्यादा उत्पन्न करते हैं, जिससे गर्भाशय में जो होता है संकुचन पैदा हो जाता है, जिससे गर्भ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दूसरी विधि है घरेलू विधि, हम लोग दालचीनी जानते हैं, ये सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। हम लोग के घरों में ये सबसे लोकप्रिय विधि मानी जाती है दालचीनी। गर्भपात के एक और घरेलू ये उपाय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दालचीनी के सप्लीमेंट खाने से बहुत सारे तत्व, लेबर की शुरुआत हो सकती है, जिससे दालचीनी के खुराक से एलर्जी का रिएक्शन भी हो सकता है, यानी ये लेबर पैदा करता है। और लेबर पैदा होने से क्या होता है, संकुचन होता है, गर्भ में संकुचन होता है, जिसके कारण गर्भ होता है वो बाहर निकलता है। ये घरेलू नुस्खे भी है जो गर्भपात के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप कहिएगा तो चाहे मेडिकल के हिसाब से तो ये सुरक्षित नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल विधियां मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बहुत ही जरूरी चीजें बताने वाला हूं कि जो एमटीपी के प्रक्रिया जो की जाती है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया, ये कुछ जगहों पे अनिवार्य कर दी जाती है। क्यों? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चा गर्भ में पल रहा होता है और ये पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा कोई ना कोई अनुवांशिक रोग का शिकार है, तो उस स्थिति में गर्भ को समाप्त किया जाता है। तो ये किस चीज से पता किया जाता है, अनुवांशिक विकृति को किस जांच द्वारा पता किया जाता है, मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूं। यानी अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वह उल्लव भेदन के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एमटीपी। आपसे कोई पूछे एमटीपी क्या है तो आप कहेंगे कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले गर्भ को समाप्त करने की प्रक्रिया एमटीपी कहलाती है। ये वैसे दंपति जो बच्चे को जन्म देना नहीं चाहते परंतु वे उनके गर्भ ठहर जाते हैं तो वे एमटीपी की प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये 2 प्रकार की मुख्य प्रक्रियाएं हैं एमटीपी करने की। एक जो होता है मेडिकल एवर्सन और एक होता है सर्जिकल एवर्सन। मेडिकल एवर्सन में दवा के प्रयोग द्वारा गर्भपात कराया जाता है, जबकि सर्जिकल एवर्सन में उपकरण के द्वारा गर्भपात कराया जाता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको जानकारी के लिए बताया, ये सब आप नहीं लिखोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं उल्लव भेदन। उल्लव भेदन, इसको एमिनियोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, एमिनियोसिंथेसिस होता क्या है? तो अगर कोई आपको एमिनियोसिंथेसिस के बारे में पूछे कि एमिनियोसिंथेसिस क्या होता है तो मैं आपको बता रहा हूं। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे की अनुवांशिक संरचना, लिंग और स्वास्थ्य का पता किया जाता है। यानी कोई आपसे पूछे कि एमिनियोसिंथेसिस क्या है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य, लिंग तथा आनुवांशिक
अनुवांशिक संरचना के बारे में पता करते हैं। ठीक है, कोई पूछे आपसे एमिनियोसिंथेसिस क्या है या उल्लोभेदन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे हम शिशु के स्वास्थ्य, लिंग और अनुवांशिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। यानी ये प्रक्रिया द्वारा हम पता कर सकते हैं कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वह स्वस्थ है, निरोग है कि नहीं है, क्या उसको प्रॉब्लम है, ये सब में पता कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके लिंग के भी पता कर सकते हैं कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वह पुरुष है, स्त्री है, ये मैं पता किया जा सकता है। इसके अलावा उसके अनुवांशिक विकृति के बारे में भी पता किया जा सकता है कि उसको अनुवांशिक कोई रोग तो नहीं है। तो इसके लिए एमिनियोसिंथेसिस का उपयोग किया जाता है। अब एमिनियोसिंथेसिस के जो प्रयोग किए जाते हैं ये किस प्रकार से होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, जब ये हम मान लेते हैं, यहां ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। मैं ये भ्रूण का मैं जिसमें बच्चे पल रहे होते हैं, ये मैंने एक जल्दीबाजी में मैंने डायग्राम आपका ड्रॉ किया है मादा भ्रूण के। तो जब गर्भ में भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण जो यहाँ पे अंदर होता है, तो इस भ्रूण के बाहर गर्भाशय में एमिनियोटिक द्रव पाया जाता है। ये जो होता है यहाँ पे एमिनियोटिक द्रव पाया जाता है, नियोटिक द्रव, याद रखेंगे। गर्भाशय के अंदर कौन द्रव पाया जाता है? एमिनियोटिक द्रव पाया जाता है, जो क्या करता है, उस एमिनियोटिक द्रव में जो बच्चे को संरक्षण प्रदान करता है, इसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर जो गुणसूत्र है, इसके अंदर कोई अनुवांशिक विकार है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिका होती है इससे जुड़ी होती है। तो एमिनियोटिक द्रव निकाल करके लैब में टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग पता कर देते हैं कि अनुवांशिक उसकी संरचना सही है कि नहीं, शिशु का स्वास्थ्य सही है कि नहीं, कि लिंग सही है कि नहीं है। तो इसके द्वारा ये पता किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये आमतौर पर गर्भावस्था के 15 से 18 सप्ताह के बीच में किया जाता है। अगर इसके गुणसूत्रों में ये क्यों किया जाता है, अब इसको बैन क्यों कर दिया जाए, ये मैं दोनों बातें बता रहा हूं। तो इसके अगर गुणसूत्रों से जो विकार होते हैं, जैसे आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऐसे जो रोग हैं अगर होते हैं, ये रोग क्यों होते हैं, तो ये गुणसूत्रों की कमी या ज्यादा के कारण रोग होते हैं। ये याद रखेंगे, गुणसूत्रों की कमी या ज्यादा के कारण जो रोग होते हैं, उस रोगों में है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आते हैं। तो ये एमिनियोटिक द्रव जो होते हैं, एमिनियोटिक द्रव ये क्या करते हैं, इनके टेस्ट से ये पता हो जाता है कि इसके अंदर कोई गुणसूत्रीय विकार तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस एमिनियोटिक द्रव के द्वारा ही हम इसका लिंग, इसके गुणसूत्र और इसके स्वास्थ्य, यानी इसके पूरे इसके अनुवांशिक विकार, विकृति और इसके लिंग का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सरकार ने आजकल इसको बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग गर्भ में ये पता कर लेते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा नर है या मादा है। अगर नर होता है तो छोड़ देते हैं और मादा होता है तो भ्रूण हत्या करा देते हैं। तो इसलिए सरकार द्वारा इसको अब क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, इस पर रोक लगा दी है। ये एमिनियोसिंथेसिस के मैंने आपको प्रकार बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एमिनियोसिंथेसिस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमिनियोसिंथेसिस क्या है
और इम्यूनोसिंथेसिस से किस चीज का पता लगाया जा सकता है? इम्यूनोसिंथेसिस का दुरुपयोग बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो इम्यूनोसिंथेसिस क्या है? तो आप कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य, लिंग तथा अनुवांशिक संरचना के बारे में हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं। इम्यूनोसिंथेसिस कहलाता है या उल्लोवेदन कहलाता है, ठीक है। इसके द्वारा हम अनुवांशिक विकृति और लिंग का पता करते हैं। और इसका दुरुपयोग यही है कि जब हम लिंग का पता कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि गर्भ में पल रही जो बच्चा है वह मादा है, तो हम उसकी भ्रूण हत्या करा देते हैं। इससे जो होता है स्त्री पुरुष का अनुपात जो होता है वह असंतुलित हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा इम्यूनोसिंथेसिस क्या है, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको बता रहा है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या है? यानी एसटीडी, सेक्सुअल डिजीज जो होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। यौन संचारित रोग, इसको हम लोग एसटीडी बोलते हैं। एसटीडी बोलते हैं। इसका पूरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। अब यौन संचारित रोग होता क्या है? देखिए, यौन संचारित रोग की अगर परिभाषा करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि वे रोग जिसका संक्रमण मैथुन क्रिया के दौरान होता है, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। यौन संचारित रोग कहलाते हैं, ठीक है। यौन संचारित रोग क्या है? तो वैसे रोग जो मैथुन क्रिया के द्वारा जिनका संक्रमण होता है वे यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपका जो रोग होता है, जैसे आपका गोनेरिया हुआ, गोनेरिया जिसको सुजाक बोलते हैं, सिफिलिस हुआ, एड्स हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, ऐसे रोग यौन संचारित रोग के अंतर्गत आते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा कि यौन संचारित ये जो रोग है, इसको कौन कौन से रोग हैं, कैसे फैलते हैं और इसके कारक क्या है, लक्षण क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। यौन संचारित रोग क्या है? तो वे रोग जिसका संक्रमण मैथुन क्रिया के द्वारा होता है यौन संचारित रोग कहलाते हैं। जैसे ये जो सुजाक जो रोग है, सुजाक, इसको हम लोग गोनेरिया बोलते हैं, सिफिलिस और एड्स, हेपेटाइटिस बी, और उसके अलावा आपका हर्पीस, ऐसे बहुत सारे रोग हैं। अगर कुल मिलाकर के देखें तो यौन संचारित रोग को हम अलग अलग वर्गों में बांटे हैं। यौन संचारित रोग के वर्ग, यौन संचारित रोग के वर्ग, यानी यौन संचारित रोग कुछ जीवाणु द्वारा होते हैं, कुछ विषाणु द्वारा होते हैं, कुछ इष्ट द्वारा होते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से रोग होते हैं, वह कौन कौन से सूक्ष्म जीवों से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं, ऐसे रोग के बारे में आपको बता रहे हैं। तो पहले हम आपको बता रहे हैं इष्ट। ये इससे जनित रोग कैंडिडा एल्बिंकिंस, इष्ट जनित रोग जो इष्ट से होते हैं उनमें कैंडिडा, याद रखेंगे उसको, कैंडिडा एल्बिकिंस, ये जो कैंडिडा एल्बिकिंस नामक ईस्ट के संक्रमण से होते हैं। ये कारक है, क्या है? कारक, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक रोग होता है जो ईस्ट से होता है,
उसके कारक ये है कि उसके कारक जो ईस्ट का नाम है उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकिंस नामक ईस्ट, इसके द्वारा होते हैं। अब ईस्ट वाले रोग के लक्षण क्या है ये मैं आपको बता दूं कि इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कैंडिडा जो एल्बिकिंस रोग है वह कैसे पता चलेगा, उसका लक्षण क्या है। तो पुरुषों के स्त्री शीर्ष के अग्रभाग में और स्त्रियों के बाह्य जनांग में खुजली होने लगती है। यानी इसका लक्षण है पुरुष के शीर्ष के अग्रभाग तथा स्त्रियों के बाह्य जननांग में खुजली होने लगती है। ये ईस्ट से होने वाले यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग जो ईस्ट से होते हैं इसका कारक का नाम है कैंडिडा एल्बिकिंस। याद रखेंगे इसको, हमेशा एग्जाम में कारक जरूर पूछता है, लक्षण पूछे या ना पूछे लेकिन कारक जरूर पूछता है। तो ईस्ट से होने वाले रोग है कैंडिडा, जो ईस्ट से होने वाले रोग है उसका कारक का नाम है कैंडिडा एल्बिकिंस। इसका लक्षण है कि पुरुष का जो शीर्ष का जो अग्रभाग होता है उसमें और स्त्रियों के जो बाह्य जननांग होते हैं उसमें जो होता है खुजली होने लगती है। ठीक है। दूसरे जो होते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं उसके कारक का नाम है ट्राइकोमोनस वैजिनैलिस। ट्राइकोमोनस वैजिनैलिस। ठीक है। यानी प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं उसका नाम है, उसके कारक का नाम है ट्राइकोमोनस वैजिनैलिस। इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में संक्रमण के कारण योनि से स्राव होता है। स्त्रियों के योनि से स्राव होता है। स्राव होता है। ठीक है। तो अभी तक आपने दो यौन संचारित रोग के बारे में जाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मतलब एग्जाम में इससे नहीं आता। एग्जाम में कुल मिलाकर के दो ही आते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले और वायरस से होने वाले। लेकिन मैं ये दो और बता देता हूं कि ईस्ट से जो होने वाले रोग है उसके कारक का नाम है कैंडिडा एल्बिकिंस नामक जो ईस्ट होता है उससे रोग होते हैं। उसमें पुरुष के जो शिश्न होते हैं उसके अग्रभाग में और मादा के बाह्य जननांग में खुजली होती है। दूसरी जो होती है प्रोटोजोआ, इसके कारक का नाम है ट्राइकोमोनस वैजिनैलिस। इसका लक्षण है कि स्त्रियों के जो योनि से होता है वह जो होते हैं डिस्चार्ज होने लगते हैं। ठीक है, यानी स्राव होता है। अब आपको बता रहे हैं तीसरे जो है जीवाणु से होने वाले एसटीडी, यानी जीवाणु जनित यौन संचारित रोग। याद रखेंगे इसको, जीवाणु जनित एसटीडी। ठीक है। जीवाणु जनित एसटीडी क्या है, अब हम लोग को ये चीज जानना है। तो ध्यान देंगे, जीवाणु जनित यानी जो यौन संचारित रोग जीवाणु द्वारा होते हैं ये जीवाणु जनित एसटीडी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला रोग होता है उसको बोलते हैं सुजाक। इसको गोनेरिया भी कहा जाता है। कौन रोग कहा जाता है? सुजाक रोग। सुजाक रोग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका कारक का जो नाम है, यानी सुजाक रोग किस जीवाणु द्वारा कहता है, तो ये इसका नाम है नाइसेरिया गोनेरिया। नाइसेरिया गोनेरिया ये जीवाणु का नाम है जिसके द्वारा सुजाक रोग होता है। सुजाक रोग का लक्षण क्या है, यानी सुजाक रोग का लक्षण कैसे पता चलेगा कि इसको सुजाक रोग है, इसका लक्षण क्या है? तो सुजाक रोग का अगर लक्षण देखें तो मूत्र त्याग के समय जलन होता है। मूत्र त्याग के समय जलन होता है। ठीक है। सुजाक जो रोग है ये बैक्टीरिया से जनित जो एसटीडी है ये इसके द्वारा होता है।
इसके सुजाक रोग का जो कारक बैक्टीरिया है उसका नाम है नाइसेरिया गोनेरिया। इसका लक्षण है कि मूत्र त्याग करने के समय क्या होता है, जलन होता है। दूसरा जो बैक्टीरिया से जनित रोग है उसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस क्या होते हैं, इसके कारक का नाम ट्रेपोनेमा पैलिडम, कारक का नाम ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। और इसका लक्षण का नाम, यानी सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, और इसमें इसका लक्षण है कि जननांग पर घाव और फुंसी निकलता है। जननांगों पर घाव या फुंसी हो जाते हैं, फुंसी निकलने लगते हैं, ठीक है। सिफिलिस जो रोग है वह ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, यानी इसका जीवाणु का नाम ट्रेपोनेमा पैलिडम है, और इसका लक्षण है कि जननांग पर घाव या फुंसी निकलने लगता है, ठीक है। ये जीवाणु जनित दो रोग है। जो यौन संचारित रोग है वो जीवाणु द्वारा दो रोग होते हैं, सुजाक और सिफिलिस, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं विषाणु जनित रोग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित एसटीडी कौन कौन से है ये जानेंगे। विषाणु जनित एसटीडी, ठीक है। तो विषाणु जनित जो यौन संचारित रोग होते हैं उसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो आपका आता है एड्स, ठीक है। एड्स का तो आप लोग जानते हैं, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछता है, इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये जो एड्स जो रोग है, जो एसटीडी है, जो यौन संचारित रोग है एड्स, इसके कारक जीवाणु का नाम है वह है HIV। ये HIV वायरस, सॉरी एड्स जो है वो विषाणु जनित रोग है। ये इसका कारक जो नाम है वो HIV, ये HIV के संक्रमण से जो होता है फैलता है। HIV का जैसे इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसके द्वारा ये होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले हम लोग को इसके बारे में जानना जरूरी होगा कि जो एड्स जो होते हैं ये होते क्या है। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस सिंड्रोम, इम्यूनो का मतलब होता है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, और डिफिशियंसी का मतलब होता है कम करना। ये जो रोग है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, कमजोर करता है। याद रखेंगे एड्स क्या है, तो एड्स एक यौन संचारित रोग है, यह हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, कमजोर करता है। जैसे कि हम लोग को जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं जो कई प्रकार के रोगाणुओं से क्या करते हैं, लड़ते हैं और उसके खिलाफ हमारा एंटीबॉडी बनाते हैं। और इसके ही अंतर्गत हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिसमें जो नाम है उनमें प्रमुख रूप से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये दो कोशिकाएं होती हैं। ये एक दूसरे से इंजेक्ट होकर कार्य करती है। याद रखेंगे, फिर से इस चीज को समझेंगे। एड्स जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कमजोर करता है। अगर आपसे कोई एड्स के बारे में पूछे तो एड्स आप क्या कहेंगे, कहीं आपसे पूछे एड्स क्या है, तो एड्स एक यौन संचारित रोग है जो HIV के संक्रमण से फैलता है। यह हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, ठीक है। यही तक इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। तो देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, इसी में विशिष्ट कोशिकाएं दो होती है जिसको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के कार्य करते हैं।
टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को क्या करता है, सूचना देता है। ये वायरस जो है HIV वायरस, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, याद रखेंगे, जो सहायक टी कोशिका है इसको ये मार देता है। जब ये सहायक टी कोशिका को मार देता है तो टी लिम्फोसाइट जो है वो बी लिम्फोसाइट को सूचना प्रदान नहीं कर पाता कि कौन से जीवाणु या विषाणु उसके अंदर आ रहा है, जिससे बी लिम्फोसाइट उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बना सकता, एंटीबॉडी नहीं बना सकता, जिसके कारण अचानक से हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज को कि HIV वायरस किसको मारता है, तो सहायक हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। हेल्पर टी लिम्फोसाइट को ये क्या करता है, मारता है। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जब ये मारेगा तो ये क्या होगा कि हमारे अंदर की जो सहायक जो कोशिका जब उसको मार देगा तो बी लिम्फोसाइट को के पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र नहीं बन पाएंगे। तो इसके द्वारा ये हमारा इम्यून जो सिस्टम, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और जब प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगी तो हम कोई भी रोग से जल्दी ही क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एड्स क्या है तो आप कहेंगे कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम जो है एक यौन संचारित रोग है, यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका लक्षण क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि हमको एड्स है। तो इसका लक्षण है तेज ज्वर, ठीक है, तेज ज्वर होगा। दूसरी होगी मांसपेशियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। तीसरी जो होगी वो ये होगी, त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, त्वचा पर घाव निकल जाता है, घाव निकलने लगते हैं। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जल्दी हम पे आक्रमण कर लेगा। चौथी चीजें होती हैं कि कमजोरी महसूस होती है। जब हमारे इम्यून सिस्टम कमजोर होंगे तो हम कमजोरी महसूस होगी, तो कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, तो ये HIV एड्स के लक्षण है। अब हम लोग कहेंगे कि कैसे हम लोग को पता चलेगा, कौन सा टेस्ट कराएं, कौन सा जांच कराएं जिससे हम लोग को पता चले कि हमको एड्स है कि नहीं। तो इसका जांच परीक्षण जो होता है, जांच परीक्षण एलिसा टेस्ट से किया जाता है। एलिसा टेस्ट होता है जो कि लैब में किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग को ये पता हो जाता है कि हमको एड्स है या नहीं है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे, ये जो होता है जांच एलिसा का फुल फॉर्म है। इसके अलावा हम लोग यहाँ वेस्टर्न ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, जिसके द्वारा ये पता किया जा सकता है कि हम लोग को एड्स है या नहीं है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दूसरे रोग के बारे में बता रहा हूं, यानी हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी क्या होता है, एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो एड्स होते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि एड्स क्या है, एड्स के कारक, लक्षण और रोकथाम के उपाय बताएं। तो रोकथाम के उपाय, यौन संचारित रोग के हम रोकथाम के उपाय बताएंगे तो ये सब में काम करेगा, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, सिफिलिस हो, गोनेरिया हो, सब में काम करेगा। तो इसको लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा एड्स क्या है। तो एड्स एक यौन संचारित रोग है जो HIV के संक्रमण से फैलता है। इसके निम्नलिखित लक्षण है, ये 4 लक्षण लिख देंगे। इसका परीक्षण जो होता है एलिसा टेस्ट द्वारा किया जाता है। इसके रोकथाम के उपाय, जो जब हम यौन संचारित रोग के जो रोकथाम के उपाय बताएंगे वही चीज आप नोट कर दोगे, आपका हो जाएगा, क्योंकि यौन संचारित रोकथाम के उपाय सबके लिए एक ही होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एड्स तो हो गया, दूसरे विषाणु जनित STD यानी हेपेटाइटिस बी के बारे में बता रहा हूं। हेपेटाइटिस बी क्या होता है। ये दूसरा जो है आपका यौन संचारित रोग है। इसके कारक रोग का नाम हेपेटाइटिस बी वायरस है। इसके नाम पढ़िए, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये इसके द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या है, हेपेटाइटिस बी होता है तो कैसे पता चलेगा कि हेपेटाइटिस बी है। तो इसके द्वारा ज्वर, पेट दर्द और जीभ मचलता है।
ज्वर, तेज दर्द और जी मचलना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का लक्षण क्या है? ज्वर होगा, तेज दर्द होगा और जी मचलेगा, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी का लक्षण है। अब मैं आपको हेपेटाइटिस बी में भी पूछता है कि हेपेटाइटिस बी क्या है, इसके लक्षण, कारक और रोकथाम उपाय बता, तो आप लिख देंगे कि हेपेटाइटिस बी एक यौन संचालित रोग है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। इसके लक्षण है कि तेज ज्वर होता है, तेज दर्द होता है और जी मचलता है, और इसके रोकथाम के उपाय जो यौन संचालित रोकथाम के उपाय बताएंगे वही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको तीसरे जो विषाणु जनित रोग के बारे में बताइए, दूसरा है तीसरे जो विषाणु जनित रोग के नाम बता रहा हूं वह है आपका जेनिटल हर्पिस, जिसको हर्पिस कहते हैं। इसका जो कारक है, यानी हर्पिस जो रोग होता है यौन संचालित रोग, इसका कारक का नाम है टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स, टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स, ठीक है। यानी हर्पिस जो रोग होता है वह टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। वायरस, अभी जो मैं बता रहा हूं ये सब वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। तो इसके द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण है हमारे कि हमारे जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं, तेज ज्वर होता है और मूत्र त्याग में पीड़ा होता है। यानी जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं, मूत्र त्याग में पीड़ा होती है, इसके अलावा इसका लक्षण है कि दर्द होता है, ज्वर भी आता है, दर्द होना और ज्वर होना, इसका मुख्य लक्षण है किसका? हर्पिस का, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं एक और यौन संचालित रोग है जिसको जेनिटल वॉर्ट बोलते हैं, जेनिटल वॉर्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू लैंगिक मस्से, ठीक है। इसका कारक का नाम है, जेनिटल वॉर्ट जो रोग है इसका कारक का नाम है बाबू ह्यूमन पैपिलोम वायरस, ह्यूमन पैपिलोम वायरस। और इसके लक्षण है, यानी जो जेनिटल वॉर्ट के कारक जो रोग है इसका कारक है ह्यूमन पैपिलोम वायरस, और इसके लक्षण है कि पुरुष के शिश्न और स्त्रियों के लिबिया योनि पर गर्भाशय पर मस्से निकलने लगते हैं, पुरुष के शिश्न तथा स्त्रियों के लिबिया में जोड़ा, लिबिया माइनरा होता है जो लिबिया पर मस्से निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये जेनिटल वॉर्ट लैंगिक मस्से इससे होते हैं। तो आप लोग कुल मिलाकर के सबके कारक और लक्षण याद रखेंगे तो आप उसका आंसर पूरे आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि इसका अगर कोई पूछेगा ये क्या है तो ये सारे जो है, जैसे आपको पूछेगा हर्पिस क्या है तो ये एक यौन संचालित रोग है जो कि टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। इसके निम्नलिखित लक्षण है ये, और रोकथाम के उपाय सबके एक होंगे जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो यौन संचालित रोग है कैसे हम लोग जानेंगे, यौन संचालित रोग की जांच कैसे करेंगे, कैसे हम लोग मानेंगे कि हर्पिस है, कैसे मानेंगे जेनिटल वॉर्ट है, कैसे मानेंगे हेपेटाइटिस बी है, इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी जांच कैसे करेंगे। यौन संचालित रोग के जांच, इसकी जांच करने के लिए पहली जो विधि होती है उसको बोलते हैं डीएनए संकरण द्वारा। डीएनए संकरण द्वारा ये पता किया जा सकता है कि यौन संचालित उसको कौन यौन संचालित रोग है।
दूसरी है पीसीआर, यानी पीसीआर द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर द्वारा। तीसरी जो विधि है जिसे यौन संचयित रोग पता किया जाता है वह है एलिसा या ऑन टेस्ट द्वारा, एलिसा या ऑन टेस्ट द्वारा, ठीक है। और चौथी है संवर्ध द्वारा, संवर्ध द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, ठीक है। ये यौन संचयित रोग के जांच करने की विधियां हैं जिससे द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि यौन संचयित कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यौन संचयित रोग के रोकथाम के उपाय क्या है, क्योंकि सब में रोकथाम के उपाय पूछेंगे, तो आपको मैं यही बताने वाला हूं कि यौन संचयित रोग के रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे यौन संचारित के रोकथाम के उपाय। यौन संचारित रोग के रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय, यानी यौन संचारित रोग के रोकथाम के उपाय क्या है। ये एचआईवी के भी रोकथाम के हो जाएंगे, हेपेटाइटिस बी के भी हो जाएंगे, हर्पिस के भी हो जाएंगे, गोनेडिया के भी हो जाएंगे और सिफिलिस के भी हो जाएंगे, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। तो पहली जो उपाय है वो यह है कि किसी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए, किसी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाए, यौन संबंध न बनाए, ठीक है। दूसरी जो है इसके रोकथाम का उपाय है कि बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, यौन संबंध न रखें, ठीक है। तीसरी जो है यौन संचयित रोग कि मैथुन के समय जो है कॉन्डम या अन्य उपकरण का इस्तेमाल करें, मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी है दूसरे के इस्तेमाल की गई वस्तु को, इस्तेमाल की गई वस्तु को जैसे सुई, ब्लेड आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी यौन संचयित रोग के रोकथाम को उपाय है कि पहली है कि किसी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बने, दूसरी है कि एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, तीसरी है मैथुन क्रिया के समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, और चौथी है कि दूसरे व्यक्ति की उपयोग की गई वस्तु जैसे सुई, ब्लेड आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके यौन संचयित रोग है। ये आप सब में आप क्या हो सकते हैं, एड्स के भी रोकथाम के उपाय में हो सकते हैं, आपके हेपेटाइटिस बी के भी हो सकते हैं, सिफिलिस के लिए भी हो सकते हैं और गोनेरिया के लिए भी हो सकते हैं, हर्पिस के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बंध्यता के बारे में। बंध्यता क्या होता है, ध्यान देंगे इस चीज को, सबसे लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, बंध्यता क्या होता है। बंध्यता, ठीक है। बंध्यता को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। देखिए बंध्यता होता क्या है, तो इसका परिभाषा होता है कि असुरक्षित सहवास के बावजूद, असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाना, गर्भाधान न हो पाना बंध्यता कहलाता है, बंध्यता कहलाता है, ठीक है। बंध्यता क्या है, कोई आपसे पूछे तो लिखेंगे कि असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न हो पाना बंध्यता कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बंध्यता
कि बहुत सारे रीजन होते हैं। हमारे यहाँ समाज में क्या होता है, महिलाओं को इसके लिए दोषी माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बंध्यता के लिए स्त्री और पुरुष में से कोई भी जिम्मेवार हो सकते हैं। तो बंध्यता के लिए एक व्यक्ति को, एक लिंग को आप गलत कह रहे हो, ये गलत चीज है, ठीक है। तो बंध्यता के लिए स्त्री के अलावा पुरुषों में भी कमियां होती हैं, जिसके कारण बंध दंपति हो जाते हैं। तो हम आपको इसमें इसके अंतर्गत ये बताएंगे कि बंध दंपति कैसे अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, इसके भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। तो असुरक्षित सहवास के बावजूद अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, तो इसको, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बंध्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जानना होगा कि इससे निपटने के लिए, यानी बंध्यता जैसी समस्या से निपटने के लिए बहुत सारी प्रौद्योगिकियां मार्केट में उपलब्ध हो चुकी हैं, जिसमें से एक का नाम है परखनली शिशु। अब हम इसको समझ लेंगे कि इससे निपटने के लिए जो जनन प्रौद्योगिकियां है, जिसको सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि बंध्यता से जो दंपति ग्रसित है, उनको बच्चे को जन्म देने की उपाय लगाए जाते हैं। यानी ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बंध दंपति को संतान पैदा कराते हैं। अब इसमें जो पहली जो विधि आती है, वह आती है परखनली शिशु। परखनली शिशु, देखिए ये जो परखनली शिशु जो है, अंग्रेजी में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, पहले इस चीज को जानेंगे। तो देखिए, ऐसी स्त्रियां जिसके अंडवाहिनी विकृत हो जाती हैं, देखिए इस टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या, हम इस चीज को समझेंगे बहुत ध्यान से। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में कि वैसी स्त्री जिसका अंडवाहिनी में कोई गड़बड़ी हो जाता है, ध्यान देंगे इस चीज को यहां पे। देखिए कि कुछ स्त्रियों में क्या होता है कि इसकी जो ये अंडवाहिनी है, यानी फैलोपियन ट्यूब, इसमें विकृति हो जाती है, इसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण उनका गर्भाधान नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में उनके टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया जो होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया समान हो जाती है। इसमें क्या होता है कि वैसी स्त्री जिसका अंडवाहिनी विकृत हो, लेकिन अंडाशय और गर्भाशय समान हो, अंडाशय में कोई दिक्कत नहीं हो, उसके अंडाणु उत्पन्न हो रहे हो, और गर्भाशय भी सही हो, यानी गर्भाशय में कोई भी इंफेक्शन नहीं हो, तो वैसी स्त्रियों में जिसका केवल ये जो है फैलोपियन ट्यूब में अगर गड़बड़ी है, तो उस स्त्रियों में परखनली शिशु किया जाता है, जिसके द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी इसको बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उसके अंदर बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो अब ये जानेंगे बच्चे को उसके अंदर गर्भ धारण कराया जाता है, गर्भ धारण कराया जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लैब में, इसके द्वारा देखिए क्या होता है, इसके द्वारा हम लैब में इसके अंडाणु को और उसके पति के शुक्राणु को लेकर के पात्र निषेचन करते हैं, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है कि मादा के अंडाणु को और उसके पति के शुक्राणु को लेकर के लैब में उसको क्या किया जाता है, पात्र निषेचन किया जाता है, और लैब में भी जुग्मन विभाजन होने दिया जाता है। लैब में ही क्या किया जाता है, जुग्मन विभाजन। जैसा हम लोग बात जानते हैं कि जब निषेचन क्रिया होती है, जब जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट के बाद क्या होता है, उसका विभाजन होता है, जिसको हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, जिसको कोरक खंड, मैंने आपको पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि कोरक खंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले जुग्मनज जब विभाजन होंगे तो उसमें 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये मैंने आपको बता रखा है। तो ये जब होते हैं, जब जुग्मनज यानी कृत्रिम रूप से जब उनका पात्र निषेचन करा दिया जाता है, तो वो जुग्मनज को उस समय तक लैब में रखा जाता है जब उनका जुग्मनज का क्या ना हो, विभाजन न हो।
जब जुग्मनज का विभाजन हो जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि परखनली शिशु को हम लोग अगर जाए ब्लास्टोमियर्स की संख्या के आधार पर, यानी परखनली शिशु को हम लोग कोरक खंड की संख्या के आधार पर हम लोग दो भाग में बांटते हैं, यानी ब्लास्टोमियर्स की संख्या के आधार पर उसको कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि वह कौन कौन से होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि परखनली शिशु को हम ब्लास्टोमियर्स की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं और जानकारी युक्त चीजें हैं। देखिए होता क्या है कि जो परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में क्या होता है कि मादा के अंडाणु और उसके पति के शुक्राणु को लेकर के लैब में ही जुग्मनज बनाया जाता है, पात्र निषेचन किया जाता है और उस समय तक उसको लैब में रखा जाता है जब तक वो उसकी जो होती है कोशिका विभाजन नहीं होती, वो जुग्मनज का विभाजन नहीं होता। जब जुग्मनज का विभाजन होता है तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, सबसे पहले जो जुग्मनज होता है दो ब्लास्टोमियर्स में विभाजित होती है, उसके बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32 के बाद 64 के बाद 128, ऐसे करते हुए गर्भाशय में जाती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जब जुग्मनज बन जाते हैं तो उसको या तो फैलोपियन ट्यूब में नहीं तो गर्भाशय में उसको हस्तांतरित किया जाता है। तो वह अगर देखें तो कब उसको फैलोपियन ट्यूब में छोड़ेंगे और कब उसको गर्भाशय में छोड़ेंगे, तो इसको हम लोग किस आधार पर बांटते हैं? हम लोग ब्लास्टोमियर्स की संख्या के आधार पर बांटते हैं, यानी ब्लास्टोमियर्स की उसकी संख्या कितनी है, यानी कोरक खंड की उसकी संख्या कितनी है, उसके आधार पर हम लोग क्या बांटते हैं कि उसको कहां हम लोग स्थानांतरित करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करेंगे या फिर गर्भाशय के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये जो दो भाग में हम लोग बांटते हैं इसका नाम है ZIFT, और एक को बोलते हैं IUT। देखिए इसका होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। और IUT का मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, ठीक है। ZIFT में क्या होता है ये चीज ध्यान रखिए, जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या जब जुग्मनज विभाजन करता है, कब? लैब में, क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब की प्रक्रिया है ये दो भाग में होती है, एक होती है ZIFT, एक होती है IUT, ठीक है। तो लैब में जब जुग्मनज बनता है और जब जुग्मनज का विभाजन होता है तो जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या 8 होती है, कितनी होती है? ब्लास्टोमियर्स की संख्या 8 होती है, तो जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है, यानी वह जाइगोट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहां आ जाता है? इस गर्भाशय के अंदर आ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या 8 से अधिक होती है, यानी 16 हो 32 हो, तो उसको इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर करते हैं, यानी उसको सीधा हम लोग गर्भाशय में क्या करते हैं? अंतरोपित करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। किसके अंतर्गत? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया के अंतर्गत। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया जो होती है वो ब्लास्टोमियर्स की संख्या के आधार पर दो भाग में बांटी गई है। एक जो होता है जिफ्ट ZIFT और दूसरी होती है IUT। जिफ्ट में जो होती है, जब ब्लास्टोमियर्स की संख्या 8 होती है तो हम लोग जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करते हैं, और जब दूसरी जो होती है यानी ब्लास्टोमियर्स की संख्या 8 से अधिक होती है तो उसको इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर करते हैं, यानी गर्भाशय के अंदर उसको ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए
ऐसी स्थिति जिसका गर्भाशय समान नहीं है, मान लीजिए कुछ ऐसे भी स्त्रियां हैं जिसका गर्भाशय, ये जो यूटेरिन जो है यानी गर्भाशय जो होता है वह समान नहीं होता है, तब क्या होता है? तो जब जिसका गर्भाशय समान नहीं होता है उन स्थितियों में क्या किया जाता है कि उन स्त्रियों के जो अंडाणु है ले लिया जाता है और फिर उनके पति के शुक्राणु को ले लिया जाता है और लैब में उसका क्या किया जाता है? फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जिसको पात्र निषेचन बोलते हैं। तो पात्र निषेचन की प्रक्रिया करके जाइगोट तैयार किया जाता है और उस जाइगोट को दूसरी स्त्री के गर्भाशय में क्या किया जाता है? प्रविष्ट करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया से हम को क्या होता है कि वो निषेचन की प्रक्रिया संपूर्ण हो जाती है, जिससे भ्रूण का विकास हो जाता है। फिर से समझिए इसको कि अगर किसी स्त्री के गर्भाशय जो है वह इंफेक्टेड है, यानी वह सही नहीं है, समान नहीं है, तो उन स्त्रियों में क्या किया जाता है? उन स्त्रियों के उसका अंडाशय अगर सही है तो उसके अंडाणु ले लिया जाता है और उसके पति के शुक्राणु, और दोनों को पात्र निषेचन कराया जाता है और इसके फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है वह दूसरे स्त्री के गर्भाशय में क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसके द्वारा जो होते हैं संतति की उत्पत्ति की जाती है। तो जो दूसरे स्त्री के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, यानी दूसरे स्त्री के अंदर जो ये जाइगोट ट्रांसफर किया जाता है, वैसी मां को हम लोग सरोगेट मां कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोगेट मां। सरोगेट मां कहते हैं। सरोगेट मां का मतलब कि वह मां जो दूसरी स्त्री के अंडाणु और उसके दूसरी स्त्री के उसी के स्त्री के जो पति है उसके शुक्राणु, यानी उसका ना अंडाणु है ना उसके पति का शुक्राणु है, वो दूसरे का है, और उसके अंदर क्या किया जाता है? डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसको सरोगेट मां के नाम से जानते हैं। इस चीज को याद रखें, सरोगेट मां क्या होती है? तो ये सरोगेट मां होती है कि जब किसी महिला के गर्भाशय जो होते हैं वह इंफेक्टेड होते हैं, यानी समान नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में उस महिला के अंडाणु को और उसके पति के शुक्राणु को पात्र निषेचन किया जाता है और पात्र निषेचन क्रिया के फलस्वरूप उसको सीधा दूसरे मादा के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है। उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं तो संतति का जो होता है जन्म हो जाता है। तो वैसी मां को जो होते हैं सरोगेट मां के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक प्रक्रिया है जिसको GIFT बोलते हैं। GIFT क्या होता है इस चीज को जानेंगे। GIFT एक छोटी सी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज को समझेंगे। दूसरी प्रक्रिया है GIFT। इसके पहले आप लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं ये आपको आता है, तो लिखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत हम अंडाणु और शुक्राणु को लैब में पात्र निषेचन करते हैं और उसके फलस्वरूप जो जुग्मनक तैयार होता है उसको सीधा फेलोपियन ट्यूब में या तो गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे बच्चे का जन्म हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। अब हम आपको बताएं GIFT ये क्या होता है। इसको बोलते हैं ऐसी स्त्री जिसका ये झालर, ये फिंबड़ी इंफेक्टेड रहता है, सही काम नहीं करता है, तो उसमें गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी उसके जो जुग्मक है, मादा जुग्मक, उसको निकाल करके सीधा यहां पे प्रविष्ट कराया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि झालर उसको पकड़ नहीं पाते, झालर उनका क्या होता है? इंफेक्टेड रहता है। तो वैसे स्थिति में GIFT प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे स्त्री जिसका झालर समान नहीं हो, तो उस स्थिति में अंडाणु को इंजेक्शन द्वारा बाहर निकाल करके और इसको फेलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखिए ऐसे पुरुष, ये लिख सकते हैं गिफ्ट के अंतर्गत गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसके अंतर्गत गैमिट को क्या किया जाता है? फेलोपियन में ट्रांसफर किया जाता है। कौन सा गैमिट को? जब झालर क्या होता है? समान नहीं होते, तो मादा के अंडाणु को इंजेक्शन से निकाल कर सीधा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कृत्रिम वीर्यसेचन, ये लास्ट टॉपिक है। कृत्रिम वीर्यसेचन क्या होता है इस चीज को ध्यान देंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, ये जानवरों में ज्यादा देखने को मिलता है, किया जाता है ऐसी प्रक्रिया। तो ऐसे पुरुष जिनका वीर्य यानी शुक्राणु की बीज में शुक्राणु की संख्या कम होती है, ऐसे पुरुष जिसके बीज में शुक्राणु की संख्या कम होती है तथा वे अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाते, यानी शुक्राणु की संख्या कम होती है, ये अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी निषेचन की क्रिया कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वैसे
जो पुरुष होते हैं, वैसे पुरुषों में हम लोग कृत्रिम वीर्य सेचन कराया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत क्या किया जाता है, पति के शुक्राणु को लेकर के कृत्रिम रूप से, यानी पति के शुक्राणु, क्योंकि उसके शुक्राणु की संख्या कम होती है, तो शुक्राणु को लेकर के कृत्रिम रूप से इसके गर्भाशय के अंदर क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो इसको कृत्रिम वीर्य सेचन के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछेगा कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है, तो आप एक शब्द में इसका आंसर देंगे कि निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुरुष के बीज में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, तो उसे कृत्रिम रूप से मादा के गर्भाशय तक पहुंचाना हम लोग कृत्रिम बीज सेचन के नाम से जानते हैं। या कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाने की प्रक्रिया कृत्रिम बीज सेचन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे इसको। कृत्रिम बीज सेचन क्या है, तो कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलाने की प्रक्रिया कृत्रिम बीज सेचन के नाम से जानी जाती है। अब आपका ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हुआ। हमको उम्मीद है कि आपको सब चीजें अच्छे से समझ आएगी होगी। ये आपका चैप्टर, अभी इसमें सारे टॉपिक हमने बहुत अच्छे से समझा है। अगर इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। हम आपको बताने के लिए तत्पर हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।